नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता है, मैं एक गंभीर पॉलिटिकल बात रोजाना करता हूं, अन्य विषयों को भी टच करता हूं। मैं इकलौता हूं जो बहुत कम रिकॉर्डेड अपने मैसेजेस लाता है, बल्कि वो मैं ज्यादातर लाइव प्रसारण आपके सामने करता हूं ताकि आपसे सीधे जुड़ सकूं। अभी दिल्ली से बाहर हूं, इसलिए गोवा में हूं और अलग अलग तरह की टी शर्ट्स में आप मुझे देख रहे हैं। ये टी शर्ट है जिस पर लिखा हुआ है बिलीव, यानी अपने आप पर भरोसा करो। और भरोसे की यही जंग चुनाव के अंदर होती है। भरोसा किस पार्टी पर जनता कर पाती है, भरोसा किस नेता पर जनता कर पाती है, भरोसा किस मुद्दे पर जनता कर पाती है, भरोसा किन चीजों पर जनता कर पाती है, भरोसा साफ सफाई पर किसका कौन करवा पाएगा, इस पर जनता क्या भरोसा कर पाती है। तो इसी भरोसे को जीत लेने की जंग दिल्ली के अंदर शुरू हो गई है। 2025 का ये अभी का सबसे पहला और सबसे बड़ा चुनाव है। बड़ा चुनाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1993 के बाद से भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी भी नहीं जीती है। 98 तक उसकी सरकार रही, इसके बाद 25 साल का सूखा है। 25 साल का सूखा भारतीय जनता पार्टी के पास। 15 साल जो है शीला दीक्षित की सरकार रही, 10 साल से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की सरकार रही। अब दिल्ली इसी सूखे को खत्म करना चाहती है, इसीलिए आपदा में अवसर ढूंढे जा रहे हैं। आपदा में अवसर, मैं प्रधानमंत्री मोदी को आपदा में अवसर ढूंढ लेने का एक्सपर्ट मानता हूं। आपको याद है ना, जब कोरोना का संक्रमण काल आया था, तब यही कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा मौतें शायद भारत के अंदर होगी, क्योंकि भारत के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में रखा ही नहीं जा सकता। इतने सारे लोग हैं कि उन्हें सही इलाज मुहैया नहीं कराया जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसमें भी अवसर ढूंढा, वैक्सीन लाए, उसको सही ढंग से लोगों को लगवाया। आज इस महामारी से हम बाहर हैं। वैसे ही दिल्ली में आपको प्रधानमंत्री ने कल कह दिया है आपदा। और क्या पोस्टर वॉर चल रही है, मैं फटाफट आपको बता देता हूं। आज का सबसे पहला और सबसे बड़ा पोस्टर जो है, ये आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसमें क्या बना हुआ है, इंडिया गेट दिखाई दे रहा है, ऑटो दिखाई दे रहा है, बड़ी सी झाड़ू दिखाई दे रही है, नेशनल फ्लैग दिखाई दे रहा है, बधाल दिल्ली दिखाई दे रही है, और झाड़ू से साफ किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। यानी आपदा को नहीं सहेंगे। आप यानी आप पार्टी, और आपदा मतलब क्या होता है, डिजास्टर को अब हम नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना नारा गढ़ लिया है, आपदा को नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। इसके अलावा उसका दूसरा पोस्टर, दिल्ली पर आपदा, एक नया पोस्टर आया जिसमें एक मोटरसाइकिल के अंदर अरविंद केजरीवाल और आतिशी को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है, आयुष्मान भारत योजना से वंचित रखा, यमुना को गंदा किया, शराब में करोड़ों का घोटाला किया, शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, झुग्गी वालों को आम जरूरतों से भी वंचित रखा। और अब इसके नीचे लिख रहे हैं, इसीलिए दिल्ली वालों ने ठाना है आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो ये एक नया नैरेटिव है, दिल्ली पर आपदा, और इसी नैरेटिव के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करने में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक जितने चुटीले हमले करती रही है, उन चुटीले हमलों में से ये थोड़ा सा मुझे कमजोर लगा। एक नया पोस्टर आया है, दिल्ली में बीजेपी से सावधान, 2020 में जहां झुग्गी वहां मकान, 2022 तक देंगे सबको पक्का मकान। 2024 में है, झुग्गियां तोड़कर 2,78,795 लोगों को बेघर किया। दिल्ली वालों से करके विश्वासघात, फिर चुनाव लड़ने आया धोखेबाज। तो ये नया नैरेटिव आम आदमी पार्टी का है। अब ये नैरेटिव की जंग है, अब ये विचारों की जंग है, अब ये मुद्दों की जंग है, अब ये वादों की जंग है। इसीलिए सबसे कड़ा हमला अगर किसी पर हो रहा है तो वो आम आदमी पार्टी पर हो रहा है। आज आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने किस तरह से देखा, मैं आपको बताता हूं। तो आज दिल्ली में यही कहीं कुछ नहीं हुआ, आज दिल्ली में एक प्रदर्शन भी हुआ है। ये प्रदर्शन किस लिए किया गया है, ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए किया गया है। इस प्रदर्शन के अंदर अरविंद केजरीवाल आजकल जहां रहते हैं, 5 फिरोजशाह रोड, उस जगह पर, उस स्थान पर पंजाब से आई कुछ माताएं बहनें इकट्ठी हुई और उन महिलाओं ने वहां पर प्रदर्शन किया कि अरविंद केजरीवाल, आपने वादा खिलाफी की है। आपने पंजाब को वादा किया था कि आप पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना मानदेय राशि देंगे, सम्मान राशि देंगे, लेकिन आपने इस वादे को नहीं निभाया है। बड़ी संख्या में जो है पंजाब से आई हुई महिलाओं ने
फ्लैश प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के जरिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो है वो चेतावनी दी कि आप इस तरह का धोखा दिल्ली की जनता के साथ या दिल्ली की महिलाओं के साथ नहीं कर सकते। पहले देख लेगा ना। पूरे तौर पर यहाँ पर ये महिलाएं पंजाब से आकर अरविंद केजरीवाल की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जो रणनीति है, ये अरविंद केजरीवाल को हर तरफ से घेर लेने की है। इसीलिए मैंने कहा ना, जो पोस्टर वॉर है उसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी थोड़ा आगे दिखाई दे रही है। अभी तक जो आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव के सभी कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी, चुनाव प्रचार वो शुरू कर चुकी है, घर घर कैंपेन के लिए वो जा रही है। ये सब देखते हुए, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, इन सब परिस्थितियों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के अंदर बड़े से लेट एंट्री की हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ एंट्री की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी को आगे घेरने के लिए अब डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर ली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पर होगी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपदा शब्द पर ही होगी। AAP, आप, और उसके आगे दा, आपदा। आपदा को अंग्रेजी में कहते हैं डिजास्टर, यानी आपदा में अवसर अब भारतीय जनता पार्टी खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपदा का लेवल क्या वो आम आदमी पार्टी पर लगा पाएगी? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब क्या तैयारी कर रही है? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जिस तरीके से डिजास्टर के अंदर धकेला है, उसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो करने जा रही है। रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और रोज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये जताने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल की फॉल्ट लाइंस कौन कौन सी हैं, कितने सारे आरोप हैं। पोस्टर मैंने आपको बताया, भ्रष्टाचार का आरोप, यमुना गंदी करने का आरोप, गंदे शहर का आरोप, खराब जो है खराब गवर्नेंस का आरोप, खराब शासन या सुशासन दे पाने में नाकाम, इसका आरोप, शीश महल बनाकर भ्रष्टाचार करना, इसका आरोप, प्रदूषण जो दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है, यमुना गंदी है, ये तो मैंने आपने बता दिया। और हाल ही के दिनों कहा था कि ऐसी बातों से वोट नहीं मिलते हैं, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को भी उठाया। लेकिन अब पूरा डॉक्यूमेंट किया जा रहा है कहां कहां भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ये जताने की कोशिश करेगी कहां कहां आपदा में डाला आम आदमी पार्टी ने, उसको वो बताएगी। हर दिन एक मुद्दे को उठाएगी और ये मुद्दा आज सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया। सुधांशु त्रिवेदी ने आज बात की है दिल्ली की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को लेकर। आप जानते हैं ना, हर बार इस बात को लेकर पीठ थपथपाई जाती थी कि दिल्ली का जो बजट है वो फायदे वाला बजट है, दिल्ली का बजट घाटे में नहीं गया है। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी फ्री बीज यानी फ्री मुफ्त में बिजली, पानी, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, जितनी सारी रेवड़ियां हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल खुद रेवड़ी कहते हैं, और रेवड़ी पर उन्होंने बैठक भी कर ली, रेवड़ी पर उन्होंने चर्चा भी कर ली। इन तमाम रेवड़ियों के चलते दिल्ली का खजाना एक हद तक खाली हो चुका है और दिल्ली का जो बजट है उसकी वो जो है अब घाटे की श्रेणी में आ गया है। आज सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यही बताने की कोशिश की। सुधांशु त्रिवेदी ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पर, पार्टी पर कैसे हमला बोला, आप ये भी सुन लीजिए। दिल्ली में वित्तीय आपदा क्या आई हुई है और जिसने दिल्ली की संपदा को किस प्रकार से लूटा है, उसके बारे में हम दिल्ली की प्रबुद्ध जनता और देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है, और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और यह परिस्थिति केवल तुरंत नहीं बनी है, यह अनायास नहीं बनी है।
उत्तरोत्तर पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में यह स्थिति खराब होती चली गई है। 2014-15 में, 2015-16 में दिल्ली का जो राजस्व लाभ था, यानी रेवेन्यू में जो सरप्लस था, दैट वाज 1.56%, 1.56% था। यानी कुल मिला के सामान्य दृष्टि से कहें तो जो आय थी उसके मुकाबले जो व्यय था उसके मुकाबले आय 1.5% से अधिक थी। यानी आर्थिक दृष्टि से स्थिति ठीक मानी जा रही थी। फिर वो गिरना शुरू होता है। 2016-17 में 0.85 पे आता है, फिर 0.72 पे आता है, एक बार उठ के 0.95 पहुंचता है, और 2020-21 में वो 0.19% पे आ जाता है, फिर 0.3 पे आता है, और इस साल वो निगेटिव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये जो दिल्ली में घाटा उपस्थित हो गया है, ये कोई अनायास अचानक किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है, एनएसएसएफ, उससे जो इन्होंने 10,000 करोड़ की इस बार ऋण लेने के लिए आवेदन दिया है, वो भी ऐसे नहीं है। 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए का लिया। फिर वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए लिए, और अभी इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित। दूसरा सबसे बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल ने कहा बंगला नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने शीश महल बना लिया। पहले कहा छोटा सा घर लूंगा, 2 बेडरूम का घर लूंगा, लेकिन शीश महल बना लिया। शीश महल को लेकर उन पर कई तरह के आरोप लगे। ये आरोप प्रधानमंत्री ने भी उन पर चस्पा किया। प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि मैंने आज तक अपना घर बनवाया नहीं है, मैं क्या बनवा रहा हूं, मैं लोगों के फ्लैट्स बनवा रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल शीश महल बना रहे हैं। इसका एक पोस्टर भी है, मैं समय आने पर वो आपको पोस्टर भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रधानमंत्री झुग्गियों के बदले लोगों को घर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कैसे अरविंद केजरीवाल राजा की तरह अपने शीश महल के अंदर बैठे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने ऊपर जब ये आरोप लगा, शीश महल का आरोप लगा, अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत विलासिता के लिए, अब देखिए शीश महल को ही देख लीजिए, बड़े बड़े कमरे, 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास का पूरा कंस्ट्रक्शन, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास का कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए के कमोड, उसके अलावा एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो जनता के पैसे से अपना घर बना रहा है, क्या उसको करोड़ों रुपए अपने जिम, जकूजी, सोना, स्पा पर खर्च करने चाहिए? क्या उसे करोड़ों रुपए अपने जिम के उपकरणों पर खर्च करने चाहिए? और इस घर में कुल कितने लोग रहते हैं? 2, 4, 2, 6। अरविंद केजरीवाल के वृद्ध माता पिता, उनको सहूलियत दी जानी चाहिए, इससे हमें किसी तरह का कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो करोड़ों रुपए के कालीन लाए गए, लाखों रुपए के पर्दे लाए गए, करोड़ों रुपए के फर्नीचर लाए गए, जो ऑटोमेटिक दरवाजों पे खर्च हुआ, वो किस तरीके से खर्च हुआ, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो जनता के पैसे का इतना अपव्यय, अब अरविंद केजरीवाल इसका जवाब भी देते हैं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाई ये जो हमने मुख्यमंत्री निवास बनाया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई सरकारी आवास, कोई सरकारी निवास नहीं है। ये समझिए, जो उनका घर है अरविंद केजरीवाल का, वो मुख्यमंत्री निवास भी नहीं है, क्योंकि उसका अधिकारी पीडब्ल्यूडी है, यानी पीडब्ल्यूडी के पास के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन क्या वो दिल्ली के प्रधानमंत्री का डेजिग्नेटेड आवास है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल अगर कहते हैं कि मैंने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर बनवाया है, तो आतिशी मर्लेना उसमें क्यों नहीं रह रही? वो इसलिए नहीं रह रही क्योंकि आतिशी मर्लेना जो है उनको एक दूसरा घर अलॉट ऑलरेडी है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जो घर अलॉट है उसके अंदर आतिशी रह रही हैं। और ये जो फ्लैग स्टाफ वाला रोड जो घर है अरविंद केजरीवाल का, जिसे शीश महल की संज्ञा दी गई है, वो जो घर है, आलीशान घर है, वो दरअसल मुख्यमंत्री का डेजिग्नेटेड निवास है ही नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री अगर सेंट्रल विस्टा में अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का घर बना रहे हैं, राष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति भवन है, उपराष्ट्रपति का घर और प्रधानमंत्री निवास बन रहा है, तो ये देश के हर प्रधानमंत्री का होगा। लेकिन क्या जो शीश महल बना है वो
दिल्ली के हर मुख्यमंत्री का होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसका इस्तेमाल आगे कैसे हो ये दिल्ली सरकार तय करेगी, ये एलजी तय करेंगे। क्या उसको डेजिग्नेट करके मुख्यमंत्री निवास में तब्दील किया जाएगा? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरह की क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उसका भी बाकायदा एक प्रोटोकॉल लिस्ट है। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करते हुए 2 घरों को मिलाकर, कुछ फ्लैट्स को तोड़कर इतना शानदार शीश महल बनवा लिया है। ये आरोप तो ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल पर चिपकेगा, और जो चिपकाने की राजनीति वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी तो अपना नया घर बनवा रहे हैं। साहब, वो देश को समर्पित एक प्रोजेक्ट है। यहाँ आपने एक घर बनाया था। इन दोनों के अंतर को हमें समझना होगा। प्रधानमंत्री ने शीश महल पर क्या कहा और अरविंद केजरीवाल ने खुद के घर और उनके प्राइवेट जेट के बारे में क्या कहा, 84 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में वो यात्रा करते हैं, क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता। ये मैं भी कर सकता हूं, मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। दिल्ली चुनाव का आगाज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल हुई रैली के माध्यम से, अशोक विहार के रामलीला मैदान में हुई रैली में प्रधानमंत्री ने सबसे तीखे ढंग से अरविंद केजरीवाल को घेरा। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को समय समय पर कैसे नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल विश्वासघात की राजनीति करते हैं दिल्ली वालों के साथ। उनका मानना था कि आम आदमी पार्टी के नेता स्वार्थी हैं, अहंकारी हैं और अपने से आगे किसी के बारे में भी नहीं सोच पाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना तीखा हमला मेरे ख्याल से आज तक राहुल गांधी पर नहीं किया होगा, जितना तीखा हमला उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर किया है। वो जानते भी है कि दिल्ली के रण को अगर जीतना है तो सबसे पहले जरूरी है कि केजरीवाल की जो क्रेडिबिलिटी है, केजरीवाल की विश्वसनीयता है, या केजरीवाल पर बिलीव या भरोसा जो लोगों का है, उसको तोड़ा जाए। इसको तभी तोड़ा जा सकता है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी इस संबंध में बात की है और मैंने पहले भी इस संबंध में आपको बताया है कि 2013 में अरविंद केजरीवाल एक उम्मीद लेकर आए, क्रांति लेकर आए, इसलिए उन्हें सफलता मिली। कांग्रेस की मदद से वादा खिलाफी कर उन्होंने सरकार भी बनाई, और सरकार बनने के बाद जब 2015 में वो अगली बार चुनाव के लिए गए तो लोगों को लगा कि एक मौका तो अरविंद केजरीवाल को देना ही चाहिए, क्योंकि 2014 में तब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी आ गए थे। 2020 में अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने नैरेटिव बनाया कि देखिए मुझे काम नहीं करने दिया गया, तो जनता ने सोचा एक मौका और देख लो। लेकिन 2020 से 25 के बीच अरविंद केजरीवाल मात्र कुछ खेलों के अंदर ही फंसे रहे। 2020 से 25 तक वे प्लान करते रहे कि शीश महल कैसे बनाना है, वे प्लान करते रहे कि शराब घोटाला किस तरह से किया जाना है, वे प्लान करते रहे कि शराब की एक बोतल के बदले एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त कैसे दी जाए। तो ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी लगाती है और ये आरोप एक हद तक सत्य भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे तगड़ा हमला बोला है। अब प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा हमला बोला तो अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहते। आपदा का शब्द का जब इस्तेमाल किया गया तो इस आपदा शब्द के इस्तेमाल को प्रधानमंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री ने आपदा के बाद एक नारा भी लोगों से लगवाया कि आपदा को अब बदलना है, इन तमाम लोगों को हमें बदलना है, आपदा अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी नैरेटिव का चुनावी नारा दिया है, जिसको पोस्टर के जरिए, जिसको अपने कम्युनिकेशन के जरिए, जिसको आपदा से निपटना है, इस तरह के तमाम नैरेटिव के साथ अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में कूद गई है। प्रधानमंत्री का इतना तीखा हमला हुआ तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल का बोलना बनता ही था। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर उल्टे आरोप लगाए। दो बड़े मुद्दे हैं इसमें। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार पर क्या जवाब देंगे। भ्रष्टाचार पर वो खामोश है, क्योंकि कट्टर बेईमान वाली छवि को प्रधानमंत्री ने कल है ना, कट्टर बेईमान वाली छवि को प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर चिपकाने की कोशिश की है। मैंने हमेशा आपको कहा है कि कट्टर ईमानदार वाली छवि पर इस बार के चुनाव में ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि इतने सारे आरोप अरविंद केजरीवाल पर हैं जिनकी सफाई देते देते अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव के अंदर थक जाएंगे। जो वॉट एवरी होता है ना, कि इसका आरोप, एक आरोप आप पर लगाया गया, आपने दूसरे पर दूसरा आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल कुछ इसी तरह से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा आप नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने यहां पर यह जताने की कोशिश की तो आपदा तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आई हुई है। प्रधानमंत्री ने कैसे अरविंद केजरीवाल को आपदा के नाम पर घेरा और अरविंद केजरीवाल ने किस किस को आपदा करार दे दिया, आइए पहले वो भी देख लेते हैं, दोनों का जुबानी टक्कर। पुराने अखबार निकाल के देखिए क्या क्या होता था। आपदा वाले तो राशन कार्ड बनाने में भी घूस लेते थे। आज घूसखोरी का रास्ता भी बंद हुआ है और राशन के खर्च में भी बचत हो रही है। साथियों, दिल्ली के गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनको सस्ती दवाएं मिले, इसके लिए करीब 500 जन औषधि केंद्र यहां दिल्ली में बनाए गए हैं। लेकिन ये लाभ दिल्ली को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली की आपदा सरकार आपको आयुष्मान से जोड़ नहीं रही है। और इसलिए हिंदुस्तान में कहीं गए, कुछ हो गया, ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है, ये आपदा के पाप के कारण। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बेटा दिल्ली के बुजुर्गों की कितनी सेवा करना चाहे, लेकिन आपदा वालों ने दिल्ली के बुजुर्गों को उस सेवा से वंचित कर दिया है, फायदा नहीं ले पा रहे। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। साथियों, दिल्ली के लोगों के लिए भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दिल्ली की अनेकों कॉलोनियों को रेगुलर करके भाजपा सरकार ने लाखों लोगों की चिंता दूर की है। घर बनाने में लाखों रुपए लगाने के बाद भी अगर सीवर ना हो, नालियां टूटी हो, गली में गंदा पानी बहता हो, तो दिल्ली के लोगों का दिल
दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खा के अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह के और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को हर तरफ से घेर रही है। अरविंद केजरीवाल अपने कैंपेन के अंदर कूद पड़े हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये लड़ाई अकेले अपनी छोटी सी टीम के साथ लड़नी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरी लीडरशिप है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार आम आदमी पार्टी को ही घेरने की कोशिश कर रही है। संदीप दीक्षित डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी मां 15 साल तक विधायक और चीफ मिनिस्टर रही, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग हर परिवार को दीक्षित परिवार बहुत बेहद बेहतर ढंग से जानता है, समझता है। और संदीप दीक्षित जो है उसी तरह की रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश वर्मा होंगे। प्रवेश वर्मा को बता दिया गया है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे, लिहाजा नई दिल्ली का ये समीकरण बेहद दिलचस्प हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को अब चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। क्या चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अरविंद केजरीवाल फंस जाएंगे या इस चक्रव्यूह को भेद कर वो एक विजेता के तौर पर निकलेंगे? इसके बारे में हम पूरा विश्लेषण लगातार मेरे YouTube पर करते रहेंगे। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा? आपको मेरा ये विश्लेषण कितना पसंद आया? मुझे बताइएगा, अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा मेरी वॉल पर। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका समर्थन और आपका प्यार ही जो है मुझे आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट।